हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आर यूट्यूब चैनल एड्यूविट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग आज एसएससी CHSL 19 का जो पेपर है, जो पेपर हुए थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। और 13 तारीख का थर्ड शिफ्ट आज हमको सॉल्व करनी है। उससे पहले जो है हम लोग 12 तारीख की सारी शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं, और जो 13 को जो 2 शिफ्ट हुई थी, पहली और दूसरी, हम उनको डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत और बहुत ही डिटेल तरीके के साथ मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और इस हमारी फैमिली को और ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा है। हम जानेंगे कि क्या क्या है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सारे, और उसके अलावा कुछ एडिशनल जो फॉर्मूला हो सकता है उसके रिलेटेड जो वो भी मैं बता दूंगा, पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, आपका एक ट्राइंगल है। तो चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। फिर क्या बोला जा रहा है, एस एंड टी आर द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है, एस, और टी किसका मिड पॉइंट है, पी आर का। तो हमने इन दोनों को कनेक्ट किया। फिर क्या बोलते हैं, जो ट्राइंगल क्यू पी आर है, दैट इज ट्राइंगल क्यू पी एंड आर, यानी जो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की जो हमको वैल्यू दी गई है वो दी गई है 75 डिग्री। और क्या बोला गया, जो एंगल पी आर क्यू है, यानी ये वाला जो एंगल है, ये हमको बोला गया है 40 डिग्री। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है टी एस क्यू, यानी हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अब आपको पता है कि जब भी थेल्स थ्योरम होती है, हम जब भी क्या करते हैं उसमें, जब भी मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरे मिड पॉइंट पर जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम होती है और रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट से, तो वो दूसरे मिड पॉइंट पर जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर आप एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दूसरे मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, तो वो लाइन बेस से पैरेलल होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताइए, जब एस टी इज पैरेलल टू क्यू टी हो गया, क्यू आर, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर हो गया, तो इसका मतलब ये जो एंगल है जो हमको रिक्वायर्ड है, जो हमको निकालना है, और ये वाला जो एंगल होगा क्यू, ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बन गया। क्यू एस टी आर एक ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है। तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, जो एंगल होंगे हमारे पैरेलल लाइन के बीच वाले जो एंगल होते हैं, यानी एंगल क्यू और एंगल आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हमको राइट एंगल, आगे ये जो पूरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें अगर हम देखें तो हमें एंगल पी पता है और हमें एंगल आर पता है। हम एंगल क्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से दोनों एंगल का सम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी 75 प्लस 40। हमने घटाया दोनों को, हमारे पास क्या आया, 115, 180 में से 115 घटाया, यानी हमारे पास 65 आया। तो हमारा ये एंगल क्या हो जाता है, हमारा ये एंगल हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हमारा ये एंगल हो जाएगा 65। अब हमको ये वाला एंगल निकालना है एस। हमको पता है कि जो आपका एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको पता है एस क्यू आर एंगल कितना है हमारा, एस क्यू आर एंगल हो गया 65 डिग्री, प्लस एंगल ये हमको एंगल एस जो हमको निकालना है, मतलब ये वाला एंगल को मैं एस बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 115 डिग्री। तो एंगल एस क्यू आर आ गया 115 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद आपको एक बात ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्या होता है, जब भी इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो दोनों ट्राइंगल, यानी पी एस टी ट्राइंगल, जस्ट अ सेकंड, आपका जो ये वाला ट्राइंगल है पी एस टी, जो मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, पी एस टी ट्राइंगल, और जो आपका ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा, जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये एंगल जो कि पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये चाहे तो बोल सकते हैं पी एस अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा पी टी अपॉन पी आर के रेशियो के। और ये जो रेशियो हैं आपस में किसके बराबर होंगे, ये दोनों जो बेस हैं उनके रेशियो के प्रोपोर्शन में होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आपके पास ये रिजल्ट आता है, जो कि आपका सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। देखिए, सिमिलैरिटी हो या कोई भी डीप कॉन्सेप्ट हो, हम सबको डिस्कस करेंगे। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर लीजिए, सारी नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अच्छे से कमांड कर लीजिए, उसके आसपास की सारी नॉलेज गैदर कर लीजिए, और फिर हम डीप डाइव भी करेंगे ना, बिल्कुल गहराई में जाके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टैप है ना, एक नल है, और वो जो क्या करता है, वो जो है एक टंकी को 6 आवर्स में फिल कर लेता है, कम्प्लीटली फिल करता है 6 आवर्स में। ज़्यादा थिक हो रहा है, हाँ। एक टंकी को, ये हुआ ए टैप हो गया, कितने घंटे में फिल करता है, 6 आवर्स में। जो बी है वो कितनी देर में करता है, जो बी है वो करता है 8 आवर्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जो सी है वो कितने में करता है, सिर्फ जो है खाली करता है, खाली करता है तो नेगेटिव साइन के साथ शो कर सकता हूँ, तो 4 हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, अब देखिए एलसीएम क्या होगा यहाँ पे। हाँ, तो एक स्टूडेंट का ये डाउट भी था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो वो कैसे बता सकता हूँ मैं। तो हमेशा एलसीएम निकालने के लिए ना सबसे बड़ी वाली डिजिट को पकड़िए, आपको 6, 8 एंड 4 इन तीनों को आपको एलसीएम समझना है। तो आप ना 8 को पकड़िए, 8 सबसे बड़ा है इसमें, तो 8 को मैंने पिक किया। अब आप जो है 8 को स्प्लिट कर दीजिए, 2, जस्ट अ सेकेंड, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका एक 8 हो गया। अब ना 8 में से इसको स्प्लिट कर लिया, अब आप बाकी की जो 2 नंबर है ना उनको बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए जब आप 6 बना लेंगे, 2 है आपके पास, यानी 3 और होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये खत्म हो गया। फिर आपको 4 देखना है, 4 बन सकता है क्या, जो नंबर आपके पास अवेलेबल है 2 इंटू 2 4 बन सकता है, तो यानी ये जो नंबर है यही इसका एलसीएम हो जाएगा आपका। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, यानी इन सबका एलसीएम क्या होगा, इन सबका एलसीएम होगा 24। समझ में आ गई बात। आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना जिसमें आपको एलसीएम लेना है, तो उन नंबर्स में हमेशा जो सबसे बड़ा नंबर है उनको पिक कर लीजिए, और सबसे बड़ा नंबर पिक करने के बाद उसको फैक्टराइज कर लीजिए। उसको फैक्टराइज करने के बाद जो बाकी के 2 नंबर हैं उनको, बाकी के 2 या 3 नंबर जितने भी हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने क्या किया, 2 को 3 बार में ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसमें हमको 6 बनाना था, तो हमारे पास 1 2 तो है जो चाहिए, 2 इंटू 3 चाहिए होता है ना 6 बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने जो है उसमें जो एक एक्स्ट्रा 3 चाहिए था वो हमने अलग से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमने देखा कि हमको 4 चाहिए, लेकिन 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको इसकी परवाह करनी नहीं है। बस जो संख्या बची हमारे पास, जो फैक्टर्स आ गए वही सारे एलसीएम के फैक्टर्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, तो यानी 24 पूरा का पूरा एलसीएम हो गया इसका। फिर हमने क्या किया, अब आप देखिए अगर वो 6 घंटे में पूरी टंकी भर देता है, और अगर टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी है, टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी, 24 है, तो इसके मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी 4, ठीक है। ये 8 आवर्स में पूरी जो टैंक है उसको फिल करता है, और टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, 24, यानी ये कितनी देर, ये एक देर में कितना लीटर फिल करता है, ये करता है 3, और ये कितना खाली करता है, ये 6 खाली करता है, ठीक बात है। तो ये तो एक आवर में 4 लीटर खाली करता है, वो भरता है, और ये एक आवर में 3 लीटर भरता है, और ये जो एक आवर में 6 लीटर खाली कर देता है। अच्छा, अब आपके पास आ गया टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल एफिशिएंसी होगी 4 + 3 - 6 यानी 1। यानी अगर ये तीनों चलते हैं तो 1 घंटे में ये 1 लीटर फिल करते हैं, तो यानी 24 घंटे हमको फिल कराना है, पूरा अपना 24 लीटर फिल कराना है। तो 24 लीटर फिल कराएंगे तो क्या होगा, 24 अपॉन एफिशिएंसी, जितना वर्क कराना है, वर्क कितना कराना है 24 लीटर, एफिशिएंसी क्या है 1, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा 24, हमको 24 आवर्स लगेंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 3rd। देखो बेसिक सा क्वेश्चन था, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि आपका, जस्ट अ सेकेंड, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्यूबॉइड है उसकी 3 साइड दे रखी है हम लोगों को, और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो 8 इंटू 6 इंटू 10, यानी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 8 का मल्टीपल है, हाँ ये है, क्या ये 8 का मल्टीपल है, हाँ ये भी है, ये 8 का मल्टीपल है, ये भी। तो इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर सकते। अब देखिए 6 का मल्टीपल, देखिए 6 का मल्टीपल ये है, हाँ ये है। 6 का मल्टीपल क्या ये है, नहीं ये नहीं है। क्या 6 का मल्टीपल ये है, हाँ ये है। तो अभी भी 2 ऑप्शन है हमारे पास जिससे हम एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते इसमें। आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, 6 8 48, जीरो तो जीरो को तो हम कुछ मानते नहीं है, केवल नॉन जीरो जो पहले डिजिट आएगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी 8। तो देखिए यहाँ पे 8 कहाँ पे आ रहा है, ये तो पहले रिजेक्ट कर चुके हैं ना, केवल इन दोनों में देखना था, तो हमारा यहाँ पर 8 पहले आ रहा है, तो 4th हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे ना कैसे करके आपको फाइनल आंसर निकालने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 480 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, 4880 नहीं है, 480 है, 480 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात आपको, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये तो चलो बहुत बेसिक सी बात थी, ये तो सबको पता होता है। इसके अलावा एक आध चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो डायगोनल होती है किसी भी क्यूबॉइड की, वो क्या होती है, वो होती है आपकी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डायगोनल की लेंथ। डायगोनल की लेंथ कुछ ही है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशनल डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है फेस की भी डायगोनल्स होती हैं, तो वो तो आप सिंपल पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला इसमें यूज होता है, वो होता है आपका जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है √(x)
वाई एंड जेड। अब हमें पूछेंगे एक्स क्या है, एक्स वाई और जेड होता है जो आपके फेसेस है उनका सरफेस एरिया, फेसेस का सरफेस एरिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ना एक डायग्राम बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा बताने की। देखिए ये आपका क्यूबॉइड है, मान लीजिए, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। तो आपका ये वाला जो फेस है ना ऊपर वाला, ये जो फेस है इसका जो एरिया होगा मैं उसको शो कर रहा हूँ, और ये वाला जो है इसका जो एरिया होगा मैं उसको मान लीजिए वाई से शो कर रहा हूँ, और मैं ऊपर वाले को एक्स से शो कर रहा हूँ। और फिर उसका वाला एक कौन सा एरिया होगा, एक होगा आपका ये वाला एरिया जो मैं किससे शो कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से, ये वाला। तो वो किससे शो कर रहा हूँ, मैं जेड से शो कर रहा हूँ। समझ में आ गई आपको बात। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कमाल की, कैसे ड्राइव करेंगे आप इस चीज़ को। मान लीजिए कि हाइट जो है कितनी है, कैपिटल एच, आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ होगी आपकी कैपिटल एल, और आपकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, विड्थ होगी आपकी बी, स्मॉल बी मान लीजिए, या कैपिटल बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अच्छा अब आपको एक्स निकालना है। एक्स कौन सा एरिया बताया मैंने, ये ऊपर वाला, ये वाला एरिया एक्स बताया है। तो लेंथ इंटू ये ब्रेड्थ करेंगे ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एल बी हो गया एक्स की वैल्यू। अब वाई बताइए, वाई क्या, अच्छा वाई बताइए, वाई कौन सा एरिया है, वाई है मेरा इस वाले फेस का, ठीक है। तो इस वाले फेस में कौन कौन सी दो डायमेंशन आ रही हैं, एक तो आपकी हाइट आ रही है और दूसरी ब्रेड्थ आ रही है। तो इन क्या हो जाएगा इसका एरिया, एच इंटू बी, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर आपका जेड आ जाएगा, जेड क्या है आपका, जेड है आपका ये वाला जो सामने वाला फेस है, ये ऊपर वाला फेस हो गया, ये साइड वाला फेस हो गया, और ये सामने वाला फेस हो गया। तो सामने वाला फेस है उसकी वो क्या है, जेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन सी डायमेंशन आएगी, यहाँ पे आएगी एल, और यहाँ पे आएगी ये एच जो हाइट है। तो आपने क्या किया, एल इंटू एच। अब आप तीनों चीज लिख दीजिए, ये तो एल भी है ही, ये आपका एच भी है, और ये आपका एल एच है। समझ में आ गई तीनों बात। अब आप क्या कीजिए, अब आप इस वाले फॉर्मूले में ना ये तीनों चीज डाल दीजिए। ओ जस्ट ए सेकेंड, जस्ट वेट, थोड़ा सा कहीं हैंग हो गया। हाँ जी आ गया, यहाँ ये रहा। चलिए तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ना वैल्यू डाल दीजिए, एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, वाई की वैल्यू डाल दीजिए, और जेड की वैल्यू डाल दीजिए। तो हमारे पास क्या है सामने वैल्यू से, हमारे पास वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। आपने एक्स की वैल्यू डाल दी, एक्स की वैल्यू क्या है एल बी, तो हमने क्या किया यहाँ पे एल बी डाला। फिर हमने वाई की वैल्यू डाली जो कि एच बी, हमने वाई की वैल्यू डाल दी, और जेड की वैल्यू डाली वो क्या है, जेड की वैल्यू ये रही एल एच, तो हमने एल एच डाला। हमारे पास क्या है, हमारे पास आया एल बी एच और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आया हमारे पास, एल बी एच और इसका होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये, हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली एल बी एच, एल बी एच आ गया, यहाँ लिख देता हूँ सामने। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एल बी एच। तो क्या आपको नहीं मालूम, वॉल्यूम यही तो होता है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में बराबरी तो लिखी हुई है, तो यही वॉल्यूम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ फेसेस दिया जाता है ना, जो चेहरे हैं, जो फेस है उसका, उसके अगर आपको एरिया दिया जाता है तो आप कैसे निकाल सकते हैं वहाँ से वॉल्यूम। चलिए अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। चलिए जस्ट सेकेंड, हाँ क्या बोला जा रहा है आपको इस क्वेश्चन में, बोला जा रहा है आपको कि जो आपका एक्स वाई है वो 16 है, ठीक है, और आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो 32 के बराबर है। आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना आपका मेथड वन, जैसे आप रिलैक्स माइंड है, थोड़े से एग्जाम में प्रेशर होता है तो कई बार ये चीज़ दिमाग में नहीं आती, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप 16 को क्या लिख सकते हैं, आप 16 को 4 into 4 लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज़ आती है कि जस्ट ए सेकेंड, सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज़ आती है कि 16 क्या होता है, 4 into 4 होता है, सिमेट्रिकल बात है। तो आपने क्या किया, आपने एक्स की जगह पर 4 पुट किया, और आपने जो है वाई की जगह पर 4 पुट किया। आपने क्या किया, आपने जो एक्स की जगह वाई की जगह 4 पुट किया। तो आपने क्या करेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम करेंगे तो 32 हो जाएगा, और ये भी तो 32 ही है। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 + 4, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आपको जो है एक चीज़ और डाउट आती है कि यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे आ रहा है, मेरा तो आंसर केवल 8 ही आ रहा है, यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या मतलब। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताया तो आंसर कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए लेकिन अब हमको क्या करना है, हमने निकाल दिया नंबर क्रंचिंग करके 4 और 4 मान के आंसर।
लेकिन अब हमको एग्जैक्ट मेथड से निकालना है। तो आप क्या कीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कीजिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x एंड वाई। ठीक है, ये आ गया। तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 32, और फिर एक्स वाई की वैल्यू 16 दी हुई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, तो यानी 64 आ गया। अब एक बार देखिए आप, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। एक बार बताइए ये कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। उसी तरीके से अगर कहीं 4 होता है तो इसका मतलब 4 रूट्स होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर कितने 2 हैं, तो यहाँ पर कितने रूट होने चाहिए, 2 रूट होने चाहिए। तो इसका मतलब 2 रूट होने चाहिए, तो एक तो हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा -8। एक तो तरीका ये हो गया आपको देखने का। दूसरा आप क्या देख सकते हैं, आप एक बात ये भी देख सकते हैं कि जो 64 है ना, उसको आप कैसे ला सकते हैं। आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, लेकिन वहीं आप अगर -8 का स्क्वायर भी करते हैं तो भी क्या आएगा, तो भी आपका 64 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब +8 और -8 दोनों ही इसके आंसर होंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं। हमने जो फॉर्मूला है वो लगा के भी देख लिया कि हमारा आंसर जो है 64 कैसे आएगा, और इसका फिर अंडर रूट ले लेंगे जो भी ±8 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। आपको पता है बोर्ड मास का रूल क्या होता है, आपको जो है ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, फिर आपको ऑफ जो सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई आपका एडिशन और फिर आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल सा रूल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए आपका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपका 75 15 जा कितना, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। 15 को 75 करेंगे डिवाइड, 75 को 15 से, +6 आ गया आपका। ठीक है, फिर आपने क्या किया यहाँ पे, फिर आपने जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो 11 × 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 22। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे एडिशन, फिर आपका आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा आपके पास 106 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 हो जाएगा, तो 53 + 22 यानी कितना होगा, 75 हो गया। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कौन सा क्वेश्चन शो हो रहा है स्क्रीन पर, देखिए आपको जो क्वेश्चन शो हो रहा है स्क्रीन पर वो है कि अ सर्कल इन अ सर्कल क्या हो रहा है, एक सर्कल में 2 इक्वल और पैरेलल कॉर्ड्स हैं। देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बचपन में, आपने ये पढ़ा होगा कि सेंटर से अगर कोई भी 2 कॉर्ड हैं, मतलब मान लीजिए कि सर्कल में 2 कॉर्ड है और वो एक दूसरे से पैरेलल हैं और उनकी लेंथ जो है बराबर है, उनकी लेंथ जो है बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेंटर से भी बराबर दूरी पर होंगी, सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। यानी अगर ये वाला डिस्टेंस जो है तुम्हारा d है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर d है तो आपका ये वाला डिस्टेंस भी d ही होगा, ये इसका मतलब है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उन लोगों को किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता, उनको हर चीज़ प्रूफ करनी होती है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, या फिर पहले तो मैं आपको बताता हूँ रफली कि आप अंदाजे से कैसे बता सकते हैं। देखिए ये आपका सेंटर है, अब आपको मालूम है कि सेंटर के अबाउट जो सर्कल होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल है हर तरफ। तो अगर मैं इधर की तरफ चलता हूँ 90 इस तरीके से कि यहाँ पर एक कॉर्ड आ गई, तो सिमिलरली उसी लेंथ की कॉर्ड आपको यहाँ पर भी मिलेगी उतने ही डिस्टेंस पर। ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं समझना चाहते, आपको मैथमेटिकल तरीके से ही ड्राइव करनी है ये चीज़, तो आप देखिए इसको कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से, और इस वाले सेंटर को कनेक्ट कर दीजिए जो अगली जो कॉर्ड है जो सर्कमफ्रेंस पे मिल रही है वहाँ पे कर दिया कनेक्ट। अच्छा, अब हमको मालूम है कि ये क्या है, ये तो हमारा रेडियस हो गया, और मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला पार्ट x है और ये वाला पार्ट भी x है, क्योंकि बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को जो रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया, कॉर्ड की लेंथ तो बराबर है, तो ये भी x हो जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट भी x हो जाएगा, दोनों पार्ट x हो गए। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए आपका k है, और ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए आपका w है, w मान लिया मैंने। अब एक बात बताइए आप, अगर आप ये जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसकी हाइपोटेन्यूज r है, जिसका बेस जो है x है और हाइट w, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, जो कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर। सिमिलरली जो दूसरा ट्राइंगल है नीचे वाला, इस पर भी मैं यही लगाता हूँ कि जो हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर और प्लस k का स्क्वायर। अब बताइए आप इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि w इज इक्वल टू k है, तो यानी जो हमारी लेंथ है वो दोनों आपस में बराबर है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, हर एक चीज़ को क्लियरिटी के साथ देख रहे हैं, तो मैंने ये आपको बता दिया। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये सर्कल है आपका, इवन सर्कल ऑफ टू स्क्वायर पैरेलल कॉर्ड्स, ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं एक दूसरे के। फिर क्या हुआ, अपोजिट 6 सेंटीमीटर अपार्ट, 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो यानी जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 3 हो गया और ये वाला डिस्टेंस भी 3 हो गया। ईच कॉर्ड की लेंथ कितनी, 8, तो आधा कर दूंगा मैं, तो ये वाला हिस्सा 4 हो गया और ये वाला हिस्सा भी 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये आपका सेंटर हो गया, और आपने सेंटर से सर्कमफ्रेंस को कनेक्ट किया तो आपका रेडियस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालना है। आपको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, तो आप कैसे निकालेंगे रेडियस, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे स्ट्रेट, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू ±5 हो जाएगी। और आर तो क्या है भाई, नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस है, तो आर की वैल्यू 5 हो जाएगी। आंसर आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, एक सर्कल है उसका सेंटर है, चलिए दूसरा मैं चेंज करता हूँ जरा, एक सर्कल है और उसका सेंटर है ओ। टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू, टू टेंजेंट्स हैं ए पी यानी ए से ए पी, और ए से दूसरी टेंजेंट पड़ रही है ए क्यू, तो हमने क्या किया यहाँ पे दूसरी टेंजेंट लगाई, वो क्या है आपकी ए क्यू। आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है। अब ट्राइंगल, अब क्या बोल रहा है, पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए क्यू कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा। देन द एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि जो आपको ये बात पता होगी कि आप सेंटर से रेडियस पर जब आप सेंटर को टेंजेंट से कनेक्ट करते हैं रेडियस मान के, मतलब तो आपका क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है ना। टेंजेंट क्या होता है, हमेशा सर्कमफ्रेंस का 90 डिग्री रहता है ना, जो टेंजेंट होती है। अच्छा, ये वाला भी एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अब आपको ये पता है कि ये क्या है, ओ पी ए क्यू, ये जो आपका है, ये जो पूरा का पूरा आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये जो आपका पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ये पूरा क्या हो जाएगा, इस सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री है और आपके जो दो एंगल्स है वो तो 90 होगा, तो यानी बचे हुए दो का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का, जो एंगल ओ है और एंगल ए है उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जिसमें से एक का सम आपको मालूम है 80 डिग्री है, तो उसको घटा देंगे, दूसरा कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला जो एंगल आपको दिया हुआ है इसको 180 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सीधा 100। क्योंकि जैसे अगर मैं इस वाले एंगल को मान लूँ थीटा, तो आपका ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 100 माइनस थीटा, वो 180 माइनस थीटा, तो थीटा आपका 80 है, तो 180 माइनस 80 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है एवरेज का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो नॉर्मल मेथड है जिसको समझ में नहीं आता है मेथड, हम उसको भी जो है नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से समझाएंगे कि एक्स मान के आप कैसे इसको कर सकते हो। चलिए मैं मान लेता हूँ इनको रुपए हैं ये, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी ये चीज़। फिर देखिए आराम से समझिएगा। इफ द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज 22, ठीक है ना, यानी मैं 35 नंबर्स लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर 35 नंबर्स लिखे, ये मान लीजिए टोटल 35 है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन सबका एवरेज जो है कितना है, इन सबका एवरेज है 22। मुझको बोला गया कि इनका एवरेज 22 है, यानी सबके पास 22 रुपये हैं। एवरेज का मतलब यही तो होता है कि सबके पास 22 रुपये है, सबके पास 22 रुपये, सबके पास 22 रुपये, सबके पास 22 रुपये है। मज़ा आ जाएगा आपको ये सॉल्यूशन देख के, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर्स, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 35 है ना पूरे, तो मैं इस जगह पर क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये तो हो गया 17th, और ये आपका हो गया लास्ट हो गया इसका, फिर ये आपका 18th हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होता है और ये आपका हो जाएगा 35th। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है बाद में कि जो फर्स्ट 17 नंबर है, यानी ये इनकी बात हो रही है, जो पहले 17 नंबर्स हैं उनका एवरेज 19 है। तो एक बात बताइए आप, इनके पास क्या है, इनके पास तो है 22 रुपये, सबके पास जो 35 लोग हैं उन सबके पास 22 रुपये हर एक के पास। लेकिन जब हमको दूसरी कंडीशन क्या बोली जा रही है, हमको बोली जा रही है कि आपको जो है, जो शुरुआत के 17 लोग हैं, जो शुरुआत के 17 लोग हैं उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास कितने रुपए हैं, 19 रुपये हैं, एवरेज उनका 19 है। तो यानी हर एक के पास 3 रुपये कम है।
शुरुआत के 17 लोगों में हर किसी के पास 3 रुपये कम है ना। तो इसका मतलब कुल मिला के कितने रुपए कम हो गए, हर एक के पास 3 रुपये कम है, तो टोटल कुल मिला के 3 × 17 यानी 51 रुपये कम हो गए। हमने कहा ये बात ठीक है। तो आप ये बताइए कि शुरुआत वाले 17 के बाद जब रुपए कम है तो इसका मतलब एवरेज ज़्यादा कैसे होगा। इसका मतलब आप यही तो बोलेंगे, इसका मतलब 17 के बाद वालों के पास ज़्यादा रुपए थे तभी उन्होंने इस एवरेज को ऊपर कर दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो हम करते हैं, चलो ठीक है, आपकी बात हमने मानी। फिर 18 का क्या हुआ, 18 का तो ये हुआ, 18 को अभी हमको छोड़ देना है। फिर हम देखते हैं बाद वाले इधर के। फिर इधर के एवरेज देखिए, इधर के एवरेज क्या बोला गया हमको, इधर के एवरेज बोले गए 20। तो हमने कहा यहाँ पे सबका एवरेज कितना है, यहाँ पे सबका एवरेज 20 है और यहाँ पे 22 ही है। तो कितने की कमी आ गई, कमी आ गई फिर से -2 की। अब आप ये बोलेंगे, अब ये हुआ कि जो 18 के राइट, जो मतलब इधर वाले हैं, इनके पास भी 2 की कमी है और कितने हैं टोटल 17। तो यानी कुल मिला के कितने की कमी आ गई, कुल मिला के आ गई 34 की कमी। अब आप ये बोलेंगे इधर 34 की कमी क्यों है, इसका मतलब राइट में 34 की कमी इसलिए, इसका मतलब लेफ्ट वालों ने पूरी पूर्ति कर दी होगी, उनके पास ज़्यादा होंगे तभी तो जो है एवरेज तो ऊपर चला गया। अब आप कहेंगे सर जब हम लेफ्ट वालों की बात कर रहे थे तब तो आप कह रहे थे कि राइट वालों ने ज़्यादा कर दिया तभी एवरेज ज़्यादा हो गया, और जब हम राइट वालों की तरफ आए तो आप कह रहे हैं कि लेफ्ट वालों ने ज़्यादा कर दिया। ये क्या मतलब है, ये इसलिए है क्योंकि जो लेफ्ट में है उनका राइट कितना है 18, और जो राइट में है उनका लेफ्ट कितना है 18। इसका मतलब जो 18 गया है, जो 18 गया है, 18 जो इन्होंने इंक्लूड नहीं करा, उसके पास ज़्यादा रुपए थे। और कितने ज़्यादा रुपए थे, एक बात बताइए, अगर सबके पास 22 रुपये हैं और 22 रुपये वाला चला जाए तो कोई फर्क पड़ेगा किसी को, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। देखिए मान लीजिए 3 लोग हैं, सबके पास 3-3 रुपये हैं, ABC, सबके पास 3-3 रुपये हैं। उसमें से C चला गया कि मैं नहीं तुम्हारा साथ दे रहा, मैं तो अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा, तो उसके बाद 3 चला गया। तो अब बताइए एवरेज क्या होगा, 3 + 3/2 = 3 अगेन। तो एवरेज में कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए अगर जो 18वां नंबर है अगर वो जाता और केवल उसके पास 22 ही होते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको। वो गया है लेकिन 22 से उसके पास ज़्यादा थे, इसीलिए वो जो उन्होंने जो उसने बाकियों को दिए थे, एवरेज में बाकियों को दे देते हैं ना जिनके पास एक्स्ट्रा होते हैं, तो जो उसने बाकियों को दिए थे वो वापस लेके चला गया। तो वो कितने वापस लेके गया, यानी अगर उसके पास 22 तो थे ही, उसके पास 22 तो थे ही, वो कितने वापस लेके गया है, वो उसके अलावा जो 34, एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, उसके अलावा वो जो 34 है उसके, वो अपने 34 भी लेके चला गया, और उसके बाद जो 51 है वो भी लेके चला गया। कितने लेके चला गया, 85। और कितने थे उसके पास पहले, 22 तो उसके पास पहले से ही थे, यानी 107 इसका आंसर हो जाएगा। जो 18वां नंबर है उसके पास 107 रुपये हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी, जो 18 वाला है उसके पास रुपए सबसे ज़्यादा हैं, इसीलिए जब वो गया है तो पूरा का पूरा जो एवरेज है वो डिस्टॉर्ट हो गया, वो एवरेज जो है नीचे आ गया दोनों तरफ का, क्योंकि वो ना केवल अपने 22 लेके गया, वो 22 भी लेके चला गया जो उसने बाकियों को बांटे थे, वो रुपए भी लेके चला गया। समझ रहे हैं आप। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मेथड समझ में आया होगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको। अब बताइएगा इस मेथड का आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा या नहीं लगा, और अगर कुछ बेहतर कर सकता हूँ तो सजेशन दीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कुल मिला के रुपये कितने पास है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। हमारे पास कुल मिला के हैं 22 रुपये हैं हर किसी के पास, और कितने लोग हैं, 35 लोग हैं, तो यानी कुल मिला के रुपये कितने हो गए, 35 × 22 हो गए। ठीक है, हमको कोई इशू ही नहीं। जो टोटल संपत्ति हो गई, जो टोटल पैसे हो गए, वो कितने हो गए, टोटल पैसे हो गए आपके पास 35 × 22। फिर क्या बोला, जो शुरुआत के 17 लोग हैं उन सबके पास 19 रुपये हैं, एक के पास 19 रुपये हैं, तो यानी कुल मिला के सबके पास कितने रुपये हो गए, सबके पास हो गए 17 × 9। ये बात बिल्कुल ठीक है। प्लस जो आपके पास आखिरी के 17 है उनके पास कितने रुपए हैं, हर किसी के पास 20 रुपये है, यानी टोटल रुपए कितने हो गए, 17 × 20। अच्छा, आपने शुरुआत के 17 गिन लिए, आपने आखिरी के 17 गिन लिए, कौन छोड़ दिया आपने छोड़ दिया 18वां। वो आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आपने यहाँ पर कुल संपत्ति लिखी है तो उसमें 18 का भी हिस्सा है, तो आपको 18 वाला लिखना पड़ेगा, तो आपने 18 वाला लिख दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 17 इसको 19 को 10 + 9 में तोड़ लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 170 और 153, और ये आपके पास आ गया 340 प्लस 18। इसको मैं 18 को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका हो गया 18, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 700, ये कितना हो जाएगा 70 और 770। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। कैसे किया मैंने कैलकुलेशन, 35 × 22, इसको मैंने 2 को बाहर निकाल के 70 बना दिया और इसको 11 कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया 700 और 70। क्योंकि 11 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 11 को मैंने 10 + 1 की फॉर्म में ब्रेक किया, तो 770 आ गया। चलिए ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब मेरे को क्या करना है, अब मुझको सारी कैलकुलेशन कर लेनी है बस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके 3
12 और 3, ये कितना हो गया आपका 340, और इसको दोबारा ऐड करते हैं तो 366 प्लस 18 ये आ गया 730 के 770 के बराबर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, दिखते ही दिख रहा है यहाँ पे कि आपका जब आप इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगी। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 3 है और 7 है, थर्ड ऑप्शन है केवल। वैसे आप घटा लीजिए 770 माइनस कर दीजिए 663 में से, और तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 107 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं इसको आपको 4 तरीके से बताऊंगा कि आप 4 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखिए सबसे बेसिक मेथड तो खैर नहीं बोलूँगा, वो मेथड जो आपको एग्जाम में लगाना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, जो अप्रोच आपको एग्जाम में यूज़ करनी चाहिए वो अप्रोच देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है हमको ये बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है आपका 810 रुपये, 820 रुपये, ठीक है। और आपका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, जो टोटल अमाउंट है वो है 8820। तो आप इसमें से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। मैं आपको कल भी बता चुका था कि प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, जो अमाउंट होता है, जो आपका अमाउंट होता है वो आता है आपका प्रिंसिपल प्लस जो आपका इंटरेस्ट है वो। तो आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 8820 दिया हुआ है, और आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको निकालना है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 820 रुपये, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8000। तो हमने प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमने प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दी। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रिंसिपल की वैल्यू निकालने के बाद एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पर लिखिए आप प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखिए आप अमाउंट, ठीक है। आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका प्रिंसिपल है 8000 रुपये, और आपका जो अमाउंट है वो कितना है 8820। इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो 400, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 441। अब ये देखिए, याद रखिए कि ये 2 साल का इंटरेस्ट है, 2 साइकिल चल रही हैं, यानी इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। इसको क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 साल का रिलेशन, यानी 2 साल में कितना है, 400 प्रिंसिपल है तुम्हारे, तो वो कितना हो जाएगा, वो 441 हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, ये 2 नहीं है, 441 हो जाएगा। ये इसका 2 है स्क्वायर का, 41 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट हमेशा 1 साल पे निकाला जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप जो स्क्वायर दिया हुआ है इसको हटा देंगे, यानी कुल मिलाकर 20:21, यानी 1 रुपये की चीज़, मतलब 20 रुपये पे 1 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है। तो किस पे, 20 रुपये पर, यानी प्रिंसिपल 20 रुपये, तो 20 रुपये को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, एक जो इंटरेस्ट है वो आपका न्यूमिनेटर में आएगा, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5%। यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया वो आ गया आपका 5%। ये तो आ गया आपका ऑप्शन थर्ड। जस्ट अ सेकंड, आपका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका आंसर ऑप्शन थर्ड। अब आपको क्या करना है, ये तो एक तरीका हो गया आपका सॉल्व करने का। अब आपका एक दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जस्ट अ सेकंड। हाँ, दूसरे तरीके में आप जो है ट्री बना के सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए दूसरे को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ट्री बना के तो आप अभी रहने दीजिए। पहले तो आप चलिए फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए इसको, सीधा फॉर्मूला लगाइए। और जैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट फॉर, जस्ट वेट, हाँ हाँ ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू, जो आपका अमाउंट हो जाता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100, और ये क्या है, नंबर ऑफ साइकिल जो हुई है, नंबर ऑफ साइकिल कर दिया, टाइम पीरियड कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट है वो कितना है, वो है आपका 8820, और जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है, वो है आपका 8000, और आप इसको 1 + R/100, और साइकिल कितने की आपकी, 2 की। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, और 2 से डिवाइड किया, 441 आ गया, और इधर 400 है आपका, इधर 400 है आपका, कैसे भी बोल दीजिए, सेम चीज़ें, ठीक है। और आपका क्या चल रहा है यहाँ पे 1 + R/100, और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइकिल आपकी कितनी है, साइकिल है आपकी 2 की। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का ना अंडर रूट ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है ना हर तरफ, इसका 1 + R का 100 का स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे स्क्वायर ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये 2 है, तो आपने अंडर रूट लिया। तो यहाँ पे 441 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आएगा 21 आएगा, और यहाँ आपका 20 आएगा,
और ये आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 आएगा। ठीक बात है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास जो है जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आएगा 21 माइनस 20, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आपको 21 माइनस 20 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और आपका जो है इधर आ जाएगा 20 आर और अपॉन 100। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 5% के। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारी 5%। ये हमारी आर की वैल्यू है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ये हमारी आर की वैल्यू होगी। चलिए, ये आपका दूसरा मेथड हो गया। अब आप इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए एक तरीका और होता है आपको कि जब आपको थोड़ा सा जब क्या है ना, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा लगने लगेगा। तो उस अंदाजे को यूज़ करते हुए आप कैसे कर सकते हैं, उसमें अंदाज़ा क्या है आपका वो, और जो है आपका जो बेसिक ट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए जस्ट अ सेकेंड, देखिए अब आपका जो ट्री मेथड है मैं इसको कैसे, ये 2 साल की बात हो रही है ना, 2 साइकिल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर होगा आपका यहाँ पे, और जो आपका सेकेंड ईयर होगा वो होगा आपका यहाँ पे, इस तरीके से। फिर क्या होगा, पहली साल यहाँ पे देखिए, अब इस तरीके से लिखना है आपको, आपका इंटरेस्ट कितना है, टोटल 820 है। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें अजीब सी चीज़ क्या है जो आपको ब्रेक करने में आसानी रहे। आपको इसमें ना अगर 800 होता ना तो आपको खुद ही अच्छा लगता और 20 अलग हो जाता। मैं एक इंट्यूशन जो आपको आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी कि 820 है ना, और आप चाहते हैं कि इसको ब्रेक करना है आपको 2-3 हिस्सों में, तो आपको कैसे ब्रेक कर पाएंगे। अगर आपका ये 20 अलग हो जाए तो 800 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 में, 400 400 की फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया, इस 800 को जो मेन आपका जो बचा इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जो क्या है 400 और 400, उसको आप यहाँ लिख दीजिए, 400 और 400 आपने यहाँ लिख दिया। और आपने जो 20 है ना, जो एक्स्ट्रा बच गया आपके पास, उस एक्स्ट्रा का क्या किया आपने यहाँ पे लिख दिया उसको लास्ट में। ये बात आपको ठीक है। अब आप एक बात देखिए, एक बात ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था, जो इसका जो 400 है ना, इसका R% ही तो आता है यहाँ पे 20, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ 400 का R और परसेंट मतलब अपॉन 100 ही तो होता है जो 20 है यहाँ पे। हमने कहा ठीक बात है, बिल्कुल आपकी बात तो सही है। तो 0 से 2 0 काट दिए और 4 जो हमारा 5 के बराबर हो गया, यानी R जो हमारा फिर से 5% आ गया। ये बात यहाँ पे ठीक है बिल्कुल। लेकिन रुक जाओ, 2 मिनट रुको। अब आपको जो है R की वैल्यू तो आपने 5% निकाल दी, लेकिन आपको ये कैसे मालूम कि ये सही है रेशियो, है ना, और भी तो ऑप्शन है, कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। अब आपको कैसे निकालना है, अब आपको ये मालूम है कि जो 400 है ना, ये क्या है, ये जो 400 है ये P का R% है, P का R% है। P आपको मालूम है क्या है, P आपका 8000 निकाल चुके पहले, P आप पहले ही 8000 निकाल चुके हैं। तो आपने क्या किया, 8000 को मल्टीप्लाई किया किससे, आपने 5% से अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया, और फिर चेक कीजिए क्या आपका 400 आ रहा है, तभी तो आपकी वैल्यू सही होगी, सेटिस्फाई होगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये आपका हो गया 400। हाँ, तो आपने कहा हाँ अब बात ठीक है, आपने जो बिल्कुल प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये एक तरीका होता है आपका। देखिए अब इन सबसे बेहतरीन तरीका जो आपका एकदम बढ़िया तरीका है, जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए अगर मैं 2 साइकिल की बात कर रहा हूँ, 2 साइकिल की बात कर रहा हूँ, 2 साइकिल के लिए 2 साल के लीजिए, है ना, 2 चक्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिए अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अगर वो 5% है, तो एक बार बताइए 2 चक्र के बाद जो इफेक्टिव परसेंटेज हो जाती है वो कितनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सर आपने तो बताया था कल वाले उसमें वीडियो में, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, पहले भी बता चुके हैं आपकी, ये होता है फॉर्मूला। तो हमने कहा ठीक है डाल दो फॉर्मूले में, तो 5 प्लस 5 प्लस 25 अपॉन 100 यानी 5.25, ये हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो 5.5 नहीं 10.25 हो गया, 10.25 हो गया, ठीक है। हमने कहा ठीक है ये बात। अब आप क्या कीजिए, अब आप जो है r इज इक्वल टू 6 मानिए, तो 6 का मानेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट आएगा आपका 12.36। आप जो क्या कीजिए, आप मान लीजिए 10, तो आपके पास आएगा 21। कैसे सर आप कहना क्या चाहते हो, इतनी बातें जो आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। देखो जब मैंने r को 5% माना था ना, तो उसका नेट कितना आया था, जो नेट आया था वो आया था 10.25। देखो 5 का डबल हो गया कि नहीं हो गया, लगभग डबल हो गया। यहाँ पे देखिए 6 का डबल हो गया कि नहीं हो गया, 12 के आसपास है, लगभग डबल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10 का डबल हो गया लगभग कि नहीं हो गया, 21%, हाँ लगभग डबल हो गया। तो आप इस बात को याद रखिए कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो आप डबल करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालिए, यहाँ पे पहले तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इकट्ठा, हमको मालूम है कि हमारा जो इंटरेस्ट मिला है ना टोटल, वो कितना मिला है, वो हमको 820 रुपये मिला है, और ये हमको कितने प्रिंसिपल पे मिला है, वो हमको मिला है 8000 रुपये।
और हमको रेट परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। दो जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और आपका क्या आ गया 41/4 इज इक्वल टू 10.25 आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। अब एक बात बताइए, ये क्या है? ये नेट इफेक्टिव है, ये नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं? इसका मतलब 2 साल का है, इसका मतलब जो इसकी ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो लगभग इसकी हाफ होगी, वो लगभग इसकी हाफ होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10.25/2 करता हूँ, तो यानी कितनी हो जाएगी 5.125, तो लगभग 5 के आसपास। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। सीधा निकालिए, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, 10.25 निकाला, हाफ किया, आंसर मार दिया, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। समझिए बात को। तो ये भी एक तरीका हो सकता था आपको करने का। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है, 4 तरीके आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्राफ का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन? तो एवरेज इनकम शो हो रही है ब्लू कलर से, ठीक है, ब्लू कलर से एवरेज आपकी जो इनकम है शो हो रही है। तो हम ऐड करते हैं। तो मैंने बताया था 22 है तो 2 हटा दीजिए, यहाँ पे जो है 38 है तो 8 हटा दीजिए, फिर उसके बाद उनको बाद में ऐड कर लेंगे। तो 20 + 30 50, 50 + 20 70, 70 + 30 100, और 100 में क्या ऐड करना है आपको 2 + 8, तो यानी 110 हो गया। 110 आ गया आपका क्या, इनकम। फिर एवरेज पूछा तो किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 55/2, यानी आपके पास आ गया 27.5, नहीं 27.25। अब आप देख लीजिए, मैंने जीरो वगैरह की कोई परवाह नहीं करी क्योंकि आंसर ही अलग अलग आया। अच्छा एक सेकंड मुझे चाहिए आंसर, मैं कैलकुलेशन में वो कर रहा हूँ क्या, मतलब समझ तो गई होंगे कि 55/2 करना है आपको, 55/2 यानी क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 14 और 2 5 10, 275 आएगा आंसर में। बस आगे बढ़िए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 60% ऑफ अ नंबर, तो 60% ऑफ अ नंबर और आपका जो है 40% ऑफ अ नंबर, 40% ऑफ अ नंबर लेस है, तो यानी दोनों का डिफरेंस बाई 30, तो इसका मतलब 20% क्या आ गया, 20% ऑफ एन, 20% नंबर का क्या आ गया, 30 के बराबर आ गया। क्या पूछा है, 20% ऑफ द नंबर ही पूछा, तो 20% ऑफ द नंबर तुम निकाल के बैठे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे इसको, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, 100 मान लीजिए, जिस नंबर की ये बात कर रहे हैं उस नंबर को 100 मान लीजिए। तो 100 का 60 कितना होता है, 100 का 60 होता है 60, और 100 का 40 कितना होता है 40, और ये जो है किसके बराबर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारा जो है ये 30 के बराबर। तो यानी हमारी 1 की वैल्यू कितनी, हमारी 20 की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारी 20 है उसकी वैल्यू होगी 30 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी हमारी 3/2 के बराबर। और हमारा जो नंबर क्या है, हमारा नंबर है 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नंबर क्या आ गया, 150 निकल के आ गया। और इसका हमको क्या बोलना है, इसका 20% बोलना है, तो 20% यानी 1/5, तो 30 आ गया। कैसे भी कर लीजिए, पहला वाला आंसर, पहला वाला मेथड ज़्यादा बेटर था, ठीक है, ये मेथड 2 है, पहला वाला मेथड ज़्यादा बेटर था, पहले वाले मेथड को ही आप फॉलो कीजिए, वही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, समझ गए इस बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या बोला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमसे लगाना चाहते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू हमको दी हुई है 10, और आपको 3 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू दी हुई है 9, यानी 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 21, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ए बी को आप क्या स्प्लिट कर सकते हैं, ये मेथड 1 है, ए बी को क्या आप स्प्लिट कर सकते हैं, हाँ इसको 1 × 21 भी लिखा जा सकता है, इसको 3 × 7 भी लिखा जा सकता है, और आप ये मत कहिएगा कि 7 × 3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता ना, 3 कौन है और 7 कौन है, सारी चीज़ आइडेंटिकल है दोनों एक्सप्रेशन आपस में, तो या तो ए को 3 मान लीजिए या फिर आप बी को 3 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 × 3, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 1 × 21 हम मान सकते हैं क्या, ए प्लस बी का सम तो 22 हो जाएगा, लेकिन हमको 10 चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। और 3 × 7 में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट तो 21 आ रहा है, सही बात है, लेकिन 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है, हमको 10 ही चाहिए कि, हाँ हमको 10 ही चाहिए, तो ये हम ले सकते हैं। तो यानी ए और बी की वैल्यू क्या होगी, 3 और 7 हो गई, तो डाल दीजिए ए और बी की वैल्यू 3 और 7 इसमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में, हमने डाल दी वैल्यू। तो क्या 7 का क्यूब क्या होता है 343 प्लस 27 को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 370 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये तो चलो एक तरीका हो गया, ये आप ब्रेक कर पाए, उस नंबर क्रंचिंग कर पाए, तो आपने ये मेथड लगा दिया। लेकिन अगर आप नंबर क्रंचिंग नहीं कर पाए, यहाँ पे ए बी जो है 70 आ जाए, 19 आ जाए, कोई प्राइम नंबर आ जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो ये नहीं लग पाएगा फैक्टराइजेशन का मेथड, प्राइम नंबर को थोड़ी फैक्टराइज कर लो, या फिर हर कोई नंबर थोड़ी सही तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। तो उसके मेथड में क्या करना है आपको, तो ए बी की वैल्यू जो आपकी 21 है ना, ये निकाल दिया आपने। अब आपको मालूम है जो ए क्यूब
प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो कैसा लगता है, ए प्लस बी, और आपका ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अलग अलग फॉर्म में बता चुका हूँ कल की वीडियो में भी, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया आपका 10 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 100 माइनस 3ab। तो 3ab, ए बी की वैल्यू कितनी है 21, तो इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 63, तो ये कितना आ गया आपका 370 आ गया। ये मेथड 2 था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस मेथड में कोई भी नंबर क्रंचिंग, कोई झंझट नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो गारंटी मेथड है कि इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा उस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करो, उन मेथड्स पर ज़्यादा फोकस करो जो आपको 100% आंसर दे ही दें, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने एक बार वैसा मेथड लगा दिया ना जिससे आंसर नहीं आया आपका, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या पता आपको टाइम ही ना मिले दोबारा सही मेथड लगाने का। तो एक बार लगाओ, शॉर्ट मेथड लगाओ। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर tan x की वैल्यू दी गई है, tan x की वैल्यू दी गई है, तो मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्वेश्चन बहुत सीधा है। x की वैल्यू ये m है और n होता है बेस, तो आपके पास क्या आ गया, ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूछा गया है, तो साइन है तो ऊपर m आएगा और कॉस है तो ऊपर n आएगा, और नीचे अंडर रूट में दोनों का हाइपोटेन्यूज ही आता है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिए इस क्वेश्चन में, या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, साइन है और कॉस है, साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो आपको ये बात पता है कि नीचे क्या आएगा, नीचे हाइपोटेन्यूज आएगी, और जब आपको मालूम है बेस, जब आपका परपेंडिकुलर m है और आपका जो बेस है वो n है, तो आपकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ही होगी। कहाँ पर m स्क्वायर n स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ पर है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि साइन x है तो ऊपर साइन आता है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी m, और नीचे कॉस आता है और कॉस की जगह n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस n, तो वहाँ से भी लगा सकते हैं, आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से देखिए आप क्वेश्चन को, बस आपको जल्दी से जल्दी करना है, समझ होंगे बात को। चलिए, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, चलिए, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए, टोटल इनकम तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, जो आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम वो आपकी 110 है, और अब क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, 7 + 13 20, 20 + 25 45, 45 + 10 आपका हो जाएगा 55। तो इसका रेशियो क्या आ गया, देखिए जब भी परसेंटेज वगैरह की बात करनी है तो हमेशा रेशियो में कीजिए, वरना आप 110 और 55 को कब तक लेके कैलकुलेट करते रहेंगे, कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए ना। तो आप इसको क्या कीजिए, 2:1 में कर दीजिए। अब देखिए 2:1 में कोई भी परसेंटेज निकालना है तो आप ओरली निकाल पाएंगे। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो 2:1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1 विद रेस्पेक्ट टू टोटल इनकम, यानी डिवाइड किससे करना है, विद रेस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड किससे करना है, तो वो आ जाएगा आपका टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज निकाल लिए, परसेंटेज निकालनी है आपको, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका क्या आ गया 50%, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 50%, ठीक है, कोई इशू नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलिए, ये रहा, हाँ, अरे जस्ट अ सेकेंड, देखिए आपको 15th क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना है 15th क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं आएगा आपको इसको करने में। देखिए पहला मेथड क्या हो सकता है इसको करने का, पहला मेथड आपको हो सकता है डायरेक्ट, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, यानी दोनों वैल्यूज बराबर हैं। दोनों वैल्यूज बराबर कब होती हैं, जब 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री डालिए, यहाँ पे भी 45 डिग्री डालिए, दोनों 0 हो जाएंगे, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड हो सकता है कि आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का, यानी ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू आ जाएगा आपका साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको जो मालूम है कि ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है यही 0 होता है, तो 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल शिफ्ट है ये वाली कंपैरेटिवली। चलिए, लेकिन फिर भी हर चीज़ में हमको सीखना है। अब इसको देखिए, आप सॉल्व कीजिए,
देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि सारे ऑप्शन ही वेरिएबल है ना, जब सारे ऑप्शन ही वेरिएबल होते हैं तो आप कोशिश किया कीजिए कि आप जो है वैल्यू पुटिंग ना करें, क्योंकि आपको एक तो एक्सप्रेशन में वैल्यू डालनी पड़ेगी और फिर सारे के सारे ऑप्शंस में भी आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग अफेयर हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कीजिए, आप इसमें जो है सिंपल से कन्वर्जन करते हैं। आपको एक बात बताइए, आपको ये मालूम है कि आपका जो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, नहीं जस्ट अ सेकेंड, आपका जो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस 1 इंटू कॉसेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये वाली जो वैल्यू है ना 1 प्लस कॉसेक एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो 1 प्लस कॉसेक एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस 1, ठीक है। बस हमको जो है यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को हटाता हूँ, यहाँ वैल्यू पुट करी, क्या वैल्यू है यहाँ पे, देखिए कॉट तो है ही आपका, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आएगा कॉट एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस 1, ठीक है। और आपको क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं नीचे वाले को हटाता हूँ, वैल्यू तो निकाली थी हमने। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 1 प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक कॉस से एक कॉट काट दिया और ये वाली जो वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर में, तो कॉसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स, तो प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे जब एलसीएम लेके, एलसीएम तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि बेस आपका सेम है दोनों में, ठीक है। जब बेस आपका दोनों में सेम है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम लीजिए और आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉसेक आ जाएगा, 2 कॉसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स। इसको क्या कीजिए आप साइन में और कॉस में चेंज कर लीजिए, तो 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये कॉट एक्स को लिख दिया, ये कॉट एक्स को लिख दिया और ये मैंने कॉसेक को लिख दिया। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या आ गया 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स आ गया जो कि हमारा ऑप्शन 1 हो गया। समझ गया बात को, 2 सेक एक्स जो कि हमारा ऑप्शन 1 है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे, इफ रवि टेल्स, देखिए मेथड 1 देखेंगे इसका, इफ रवि सेल्स एन ओल्ड स्कूटर फॉर 18,000, ठीक है। वो जो पुराने स्कूटर को 18,000 रुपये में बेच देता है, लेकिन उसको नुकसान कितने का होता है, 10% का नुकसान होता है, ठीक बात है। इफ़ ही सेल्स इट टू द गेन ऑफ अ प्रॉफिट, अब वो क्या करता है, अगर वो उसको प्रॉफिट में बेचते, ठीक है ना, 15% के प्रॉफिट पर बेचे तो इसको कितना फायदा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए 15% के प्रॉफिट पर बेचना है, 15% आपको पता होगा, अगर मैं इसको रेशियो में चेंज करता हूँ तो क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20, तो यानी 20 रुपये की चीज़ अगर मैं 23 रुपये में बेच दूँ तो मुझसे पूछा गया कि एसपी बताइए क्या होगा। इस 23 रुपये की कीमत पूछी गई है, 23 की, तो आंसर 23 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये डिविजिबल है 23 से, नहीं। क्या ये डिविजिबल है 23 से, ऑप्शन 2 हाँ है। ऑप्शन 3 डिविजिबल है, नहीं है। ऑप्शन 4 डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया आपका, एसपी पूछा है और एसपी 23 है, तो यानी 23 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। एक तो ये तरीका हो गया। बाकी एक और तरीका आप कर सकते हैं जो नॉर्मल इसका कन्वेंशनल मेथड है। वो कन्वेंशनल मेथड क्या है देखते हैं। जो रवि करता है, एक स्कूटर को बेचा है उसने 18,000 रुपये का, लेकिन उसको नुकसान हुआ है। यानी अगर जो स्कूटर है उसका सीपी 100 रुपये है, तो उसने बेचा कितने में, 90 रुपये में बेचा है। और उसने क्या बोला है, 90 रुपये में नहीं बेचा, उसने 18,000 रुपये में बेचा है। तो यानी 90 की वैल्यू किसके बराबर है, 90 की वैल्यू 18,000 के बराबर। तो हमारी एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 के बराबर। तो यानी एक की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 के बराबर। तो अल्टीमेटली जो स्कूटर है उसका सीपी आ गया 20,000 रुपये। अब इसमें क्या बोला है, अब वो जो है सेल कर रहा है उसको कितने पर, 15% के प्रॉफिट पर। यानी अगर उसका सीपी और एसपी, अगर उसका सीपी 20 है तो उसका जो एसपी है वो 23 है। लेकिन हमारे हिसाब से जो स्कूटर है उसका सीपी 20 थोड़ी है, हमारे हिसाब से जो सीपी है वो है 20,000। यानी कितना हो गया, ये हो गया 1000 टाइम्स। तो इसका मतलब उसका जो एसपी 23 है ना, वो 23 नहीं होगा, वो उसका होगा 1000 टाइम्स, यानी 23,000। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2। ये बात समझ में आ गई आपको। इसे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए आपको ना एक फॉर्मूला इसमें और पता होना चाहिए, जब भी सीपी और एमआरपी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाए ना आपसे, तो आपको एक फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एसपी को लिखिए दो तरीके से। मैंने लिखा है एसपी को, एसपी क्या होगा, सी
जो कॉस्ट प्राइस है इंटू जो उसका प्रॉफिट जितना मिल रहा है उसको, तो 1 प्लस पी परसेंट जो है आपकी इंटू 100। ये आपको पता है कि ये आपका एस पी होता है, ठीक है, ये एस पी होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको एस के बराबर लिख दिया। अच्छा, फिर आप क्या कीजिए, फिर आप कीजिए एक काम, एम आर पी के टर्म्स में उसको लिखिए सेलिंग प्राइस को। तो जो एम आर पी है आपका, मान लीजिए एम है, और उसमें आपको डिस्काउंट देंगे, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, D% डिस्काउंट दिया मान लीजिए, तो 1 माइनस डी अपॉन 100, ये कितना होता है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस ही होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके बाद जो चीज़ बिकेगी, जो सेल होगी, वो सेलिंग प्राइस देगी। और मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू, उसमें अगर कोई डिस्काउंट मिलता है तो जो वैल्यू आएगी डिस्काउंट मिलने के बाद, वो वैल्यू क्या होगी, वो भी अपने आप में सेलिंग प्राइस होगी। तो यानी जो आपकी इक्वेशन 1 है और जो आपकी इक्वेशन 2 है, ये दोनों बराबर है। तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी मैंने एस हटा दिया बीच में से, इन दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों ही तो सेलिंग प्राइस है। बस यहीं से आ जाएगा आपका फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है वो देखिए आप, देखिए तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से C अपॉन एम कर दिया, और आपका 1 माइनस डी अपॉन 100 और 1 प्लस पी अपॉन 100, ये आ गया आपके पास। और 100 का एलसीएम ले जाते हैं हम लोग, 100 का एलसीएम लेते हैं, इधर लिख देता हूँ। तो C बाई एम क्या हो जाएगा, C बाई एम हो जाएगा आपका 100 माइनस डी अपॉन 100 और 100 प्लस पी अपॉन 100। डिनोमिनेटर वाला 100 और डिनोमिनेटर वाला 100 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली जो आपका आंसर है वो आ जाएगा C बाई एम इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। और अगर पी की जगह लॉस है तो नीचे भी माइनस आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पी लिख दीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 माइनस लॉस इज इक्वल टू C बाई एम, कैसे भी कर लीजिए आप अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए ये आपका एक मेथड आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले इसको भी 2-3 तरीके से देखते हैं हम लोग। मेथड 1 देखता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए मेथड 1 क्या है आपका, शॉर्ट जो मेथड है, जो आपको दिमाग इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल। ए बी लिख दीजिए, ए बी का रेशियो दिया है ना आपको, लिख दीजिए 3:5 लिख दिया आपने। फिर आपको बी और सी का रेशियो पूछा तो आपने बी और सी को लिख दिया। इसका रेशियो क्या बोला, 2:3। अब आपको क्या करना है, जो पास वाला है ना वो वैल्यू रिपीट कर दीजिए उन जगहों पर जहाँ पर जगह खाली है। तो 2 है, 2 के पास जगह खाली तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 5 के पास जगह खाली तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, जो एक वर्टिकल लाइन में ना उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वर्टिकल लाइन में। तो 3 इंटू 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना है 6। 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 10। 5 इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितना है 15। तो यानी 6:10:15, ये मेरा आंसर हो गया। पहला तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका आपको कैसे करना है, जस्ट मेथड 2। देखिए आपको A:B:C आपको दिया। देखिए इसमें ना दूसरे वाले मेथड में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है कि जो B है ना उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 5 आ रही है यहाँ से। और जो B है, जो कॉमन है, कॉमन देखना है आपको, कॉमन यहाँ पे B है तो हम B देख रहे हैं। तो B यहाँ पे कॉमन है तो उसकी वैल्यू कितनी है 5, और राइट वाले रेशियो में कितनी है वैल्यू B की 2। तो यानी एक जगह वैल्यू 5 है, एक जगह वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू आएगी ना, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इन दोनों का एलसीएम होगी। और एलसीएम क्या होता है 5 और 2 का, वो होता है 10। बस समझ में एलसीएम कैसे निकाला मैंने, 5 और 2 का एलसीएम निकालना, तो बड़ी वाली वैल्यू ली मैंने 5। तो 5 से 5 तो सीधा आ गया, और 2 कैसे आएगा, उसके लिए आपको एक और 2 की जरूरत है, तो आपने 2 से और मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम कितना आ गया, अल्टीमेटली 10 आ गया। कैसे भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 10 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए, अब 5 तो नहीं है, b की वैल्यू 10 है। तो इस पहले वाले रेशियो को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस वाले रेशियो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी जो बात बन जाएगी क्या हो जाएगा, 6:10 आ जाएगा। a की वैल्यू होगी 6, b की वैल्यू होगी 10। और दूसरे वाले रेशियो में क्या करना है, दूसरे वाले रेशियो को भी आपको b को 10 बनाना है। तो 2:3, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो आपका क्या हो जाएगा 10:15। यहाँ पे b की वैल्यू हर जगह, दोनों जगह सेम होगी, कितनी होगी 10 होगी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली रेशियो क्या बन गया, A:B:C का रेशियो बन जाएगा 6:10:15। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4th। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। चलिए आप इसको चाहें तो मेथड 3 ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो है अगर इसको रेशियो की फॉर्म में लिख के करना चाहें तो, जैसे A/B को आप लिख लीजिए 3:5, और आप जो है B/C को लिख लीजिए 2:3, ठीक है ना। यहाँ पे B की वैल्यू 5 है और यहाँ पे B की वैल्यू 2 है।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें जो है जो 5 वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी 6/10 और आपके पास जो b बाई सी है उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 10/15। तो यानी आपका रेशियो क्या हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा, जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6:10:15। तो कैसे भी कर लीजिए आप रेशियो बना के, जब आपने रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो बस कोशिश कीजिए कि जो b है, b की वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, तो जो दूसरा वाला रेशियो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और दूसरे वाले रेशियो में जो b की वैल्यू है ना, उससे जो पहली वाली फ्रैक्शन है यानी 3:5 उससे मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हमको कौन सा, हमने 18th क्वेश्चन देख लिया ना, अब हमको देखना है 19th क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका 19th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन। तो देखिए हमने एवरेज एक्सपेंडिचर निकाला था ना, पहले हम निकाल चुके हैं, हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर है क्या, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको डीआई के क्वेश्चन करने हैं ना तो एक साथ करने, क्योंकि ना अभी तो रिलैक्स माइंड में तो मेरे को डेटा याद है पुराना वाला, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब क्या होता है ना, प्रेशर और नर्वसनेस के अंदर हमको डेटा नहीं याद होता, तो सारा का सारा डीआई एक साथ याद कीजिए, एक साथ मतलब सॉल्व कीजिए। देखिए अब एवरेज एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, अगर आपने मान लीजिए शुरुआत में किया होगा डीआई का क्वेश्चन, तो आपको याद ही नहीं होगा कि एक्सपेंडिचर था क्या, तभी तो एवरेज निकालेंगे, तो फिर आप सारी की सारी एडिशन दोबारा करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको हमेशा एक साथ करना है डीआई के क्वेश्चन। अब मुझको तो एक्सपेंडिचर याद है, कितना है 55, जस्ट अ सेकेंड, एक्सपेंडिचर है 55। अब मुझको नहीं मालूम ये 1000 है क्या है, लिखा हुआ है इन 1000 लिखा हुआ है, चलिए तो इन्होंने बोला हुआ है 55,000, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा और 55,000 है मान लीजिए, मतलब दिया हुआ है इन्होंने, तो 55,000 हो गया। एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मुझे डिवाइड करना है, तो कितनी है 1 2 3 4, 4 है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 1 4, 4 3 12, 4 7 28 और 4 5 20 और 0, तो 13750 आ गया, जो कि ऑप्शन 1 है। समझ में आ गई ये बात, कोई इशू नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम। देखिए आपको मालूम है जो आपकी टोटल इनकम है, जो टोटल इनकम है वो है आपकी 110 और जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो है आपका 55, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब क्या बोला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा 1 और टोटल इनकम है हमारी 2, हमको निकालनी है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यानी आ गया 50%, 1/2 मतलब 50%, तो हमारा आंसर आ गया 50%। ये बात आपको समझ में आ गई, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मार्क प्राइस जो है हमको एम की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, मार्क प्राइस वो दी हुई है हमको 850, और हमको जो है कॉस्ट प्राइस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 748। देखिए आप इस बात का ध्यान रखिए, मैं एमआरपी नहीं लिखता, ना मैं कॉस्ट प्राइस लिखता, सीपी भी नहीं लिखता, मैं सी लिखता हूँ खाली, हमको मैक्सिमम टाइम बचाना है, तो एसपी को एसपी मत लिखिए, चाहे एस से डिनोट कर दीजिए, बस शॉर्ट में करिए क्वेश्चन को। मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा 850 और 748। अब हमको डिस्काउंट पूछा है, कितना परसेंट का डिस्काउंट है, द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ होगा। तो इसमें देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि ये तो आपका एमआरपी है और ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है। इसमें लैंग्वेज थोड़ी ठीक सी लिखनी चाहिए थी इनको, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि इसने जो सामान है वो सीपी पर ही बेच दिया, समझ रहे हैं आप, सीपी पर ही बेच दिया, 850 के बाद इतना डिस्काउंट देते कि वो सीपी पर पहुंच गया। तो हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो केवल डिफरेंस निकाल देना है इन दोनों का, कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो 52 और 102, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 102, यानी 102 रुपये की छूट मिली है। और कितने पर मिली है, यानी एमआरपी कितना है, एमआरपी 850, तो एमआरपी 850 और हमको क्या करना है इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालनी है। 17.5 से क्या होता है 85, एक जीरो आएगा, और 1760 कितना होता है, 1760 होता है आपका 102, तो 6/50। एक मिनट रुक जाइए जरा, दोबारा से लिखता हूँ, थोड़ा सा पेन को ना शार्प कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही ठीक हो रहा है। चलिए तो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपके पास सी, कितना हो गया सी आपके पास आ गया 748, इन दोनों का डिफरेंस आया 102 रुपये, और जो एमआरपी है वो है 850 रुपये, और परसेंटेज निकालने तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 2 5 जा और वो 5 2 जा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 1760 क्या होता है 102, तो नेट डिस्काउंट कितना आ गया 12%, 12% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। अच्छा अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका 22nd क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि रन कर रही है किस स्पीड से, जस्ट अ सेकंड, जो कि रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, ठीक है। चलिए
फिर वो क्या करती है, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को ना क्रॉस करती है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पोल, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक पोल, ये है इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन जा रही है। तो ये मान लीजिए ट्रेन का क्या है, ये ट्रेन का इंजन है स्टार्टिंग वाला। जस्ट अ सेकंड, तो ये क्या है, देखिए ये ना यहाँ पर जो है ट्रेन का इंजन आ गया, और ये है इसका बैक साइड जो आखिरी बोगी होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा पोल हो गया। अब क्या है, ट्रेन जो है यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, पूरी ट्रेन पास हो जाती है, पूरी ट्रेन पास हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सर है ना, ये यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ पर क्या आ गया, बैक आ गया उसका ट्रेन का। तो उसने कितनी दूरी कवर कर ली, इसका जो सर है, इसका जो इंजन है, उसने कितनी दूरी कवर कर ली, उसने दूरी कवर करी जो ट्रेन की लेंथ है, जो कि मान लीजिए कैपिटल एल है, उसने ये दूरी कवर करी। क्या बोलते हैं, कितनी देर में ये दूरी कवर करी, 36 सेकंड में, 36 सेकंड में कवर करी। और स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक बार बताइए, हमको दूरी निकालनी है, लेंथ निकालनी है उसकी, क्योंकि उसने जो है अपनी लेंथ के बराबर ही, ट्रेन ने अपनी लेंथ के बराबर ही दूरी कवर करी है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस हो गया वो हमारा ट्रेन की लेंथ के बराबर हो गया। अब एक बार बताइए आप, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे हिसाब से डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वही है जो ट्रेन की लेंथ है, तो यानी एल हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड क्या है, स्पीड है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हमको किस में चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो आपका टाइम है वो मीटर पर सेकंड में दिया, वो टाइम जो सेकंड में दिया हुआ है, और हमसे लेंथ भी मीटर में ही पूछी है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, वो आ जाएगी 20। आपने 20 से मल्टीप्लाई 20 लिखा, और आपका जो टाइम है वो कितना है, आपका जो टाइम है वो 36 सेकंड। तो कितना आ गया अल्टीमेटली, जो लेंथ आ गई वो आ गई 720 मीटर। जो ट्रेन की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई 720 मीटर। समझ में आ गई आपको बात, 720 मीटर आ गई लेंथ। एक मिनट जस्ट अ सेकंड, ये क्लियरली लिख दूँ यहाँ पे, ये तो पोल पी तो पोल को शो कर रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास आ गया 720 मीटर। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे एडिशनल, वो एडिशनल चीज़ क्या है, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे ही आपने जो है यहाँ पर देखा ना 72 किलोमीटर पर आवर देखा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकंड होता है। ये बात आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा, जब आपको 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, तो आपने क्या किया, सीधा 4 से मल्टीप्लाई किया 18 में, तो आपके पास 72 आ गया। और इधर भी आप क्या करेंगे, सीधा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड। समझ में आ गई आपको ये बात। ये बात मैंने स्पेसिफिकली बताई हुई है वीडियोज़ की फॉर्म में, अगर आप मेरी जो स्मॉल वीडियोज़ है उनको देखेंगे तो आपको ये बात मिलेगी। तो आपका जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, याद रखना है 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको जैसे ही 72 निकालना है आपको, तो 72 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलएचएस में और आरएचएस में सीधा 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। समझ गए बात को। इसी तरीके से आपको मीटर पर सेकंड का भी देखना है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे ये सब बात है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, ठीक है। अभी क्या है, हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमको मेन चीज़ से भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये आपका एक ट्राइंगल है। हमने कहा ठीक है, चलिए ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। फिर क्या बोलते हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने बोला ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, और ए बी एंड ए सी, ठीक है। ए डी क्या है, ए डी हमारा 4 है, और हमारा जो डी बी है, यानी डी बी जो नीचे वाला हिस्सा, ये कितना है, ये हमारा 8 है, ठीक है। ए ई कितना है, ए ई हमारा 3 हो जाएगा, और जो लेंथ है ई सी की वो हमको निकालनी है। तो जो हमको निकालना है वो मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आपका जो डी ई है वो पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ए डी ई ट्राइंगल की, ये वाला जो ट्राइंगल है, और जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है जो कि आपका ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल में आपस में सिमिलर होंगे। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सीधा सीधा इसमें हम लगाएंगे जो रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है, सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जो ए डी होगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू बेस डी ई अपॉन बी सी। ठीक बात है बिल्कुल। तो आपने क्या किया यहाँ पे, देखिए आपको ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए डी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझको, मैं सीधा ना ये जो मैंने लिखा है इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको समझ में आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा ए डी अपॉन ए बी करता हूँ।
ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है 4 और ए बी की वैल्यू कितनी है 12, दोनों को ऐड कर दिया। फिर ए ई की वैल्यू कितनी है 3 और आपका जो ए सी है वो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा 3 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। हमारा आंसर हो गया 6, क्योंकि x ही तो ई सी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इधर ऐसा भी देख सकते हैं आप कि 4 से ना तिगुना हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 3 का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगी। तो यानी जो 3 + x है, जो 3 + x है इसकी वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से भी आप 6 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसे निकाल सकते हैं। चलिए अभी भी क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं इससे पहले आपको ना कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक जो जनरल एक्सप्रेशन होता है। देखिए आपने देखा होगा ax² + a + b × x + ab, ये आपने देखा होगा, ये इक्वेशन होती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसको मैं फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जब लिखता हूँ तो वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जब मैं ये जो दोनों फैक्टर्स है ना इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। एक बार करके देख लेते हैं। तो x से x को मल्टीप्लाई किया तो x² आया, और प्लस इस वाले x से b को मल्टीप्लाई किया तो px आया, और फिर a को मैंने इस वाले x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ax आया, और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो a भी आया। अब मैं इसको पेयर की फॉर्म में लिख लिया तो x² प्लस x को बाहर निकाला a + b प्लस a भी आ गया, तो ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन। बिल्कुल ठीक है, इस बात में कोई इशू नहीं है। अब मैं यही वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। कैसे, तो आपने देखा होगा ना कि ये यहाँ से इन फैक्टर की फॉर्म से हमारी जो इक्वेशन है वो वापस आ गई। चलिए अब मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ फैक्टर्स की फॉर्म में। मैं इन फैक्टर्स से इस इक्वेशन में जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। -1 × -8 क्या हो जाता है +8, लेकिन यहाँ पे क्या -8, ये पॉसिबल नहीं है। +1 × -8 आएगा, यहाँ पे -8 ही चाहिए, ये पॉसिबल है। +1 × +8 यानी +8 हो गया, यहाँ पे हमको -8 चाहिए, पॉसिबल नहीं है। -1 × +8, मुझको -8 मिल रहा है यहाँ पे, और मुझको चाहिए भी क्या -8, यानी ये पॉसिबल है। तो मेरे पास केवल दूसरा और चौथा ऑप्शन है जो पॉसिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंपेयर करता हूँ ये जो x के साथ जो वेरिएबल आ रहा है ना, वो एक बात बताइए, जो x है उसको मैं किसी कांस्टेंट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास x वाला फैक्टर आएगा, x वाली जो वैल्यू है वो आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस x को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसी x से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे से तो फिर तो स्क्वायर आ जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। हमको जो है x वाला कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो मैंने x को किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने x को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट टर्म से, यानी 8 से। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया -8x। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो 3x है ना इसको दूसरे वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, यानी मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया +3x, और इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या आता है मेरे पास -5x। मुझको क्या -5x चाहिए, मुझको -5x चाहिए। तो यानी मेरा आंसर हो गया। इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो क्या आया मेरे पास +8x आया। फिर मैं इस वाले 3x को मल्टीप्लाई करूंगा जो पहली जो फैक्टर है उसके अंदर जो नेगेटिव साइन के साथ कांस्टेंट टर्म है उससे, तो मैंने क्या किया -3x। ये कितना है मेरे पास 5x। मुझे क्या 5x चाहिए, नहीं, मुझको -5x चाहिए। माइनस साइन है ना, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। 24 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया इसको करने का। दूसरा एक तरीका मैं और बता सकता हूँ, वो क्या तरीका है, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। देखिए आपको ये मालूम है कि मैं जैसे बता रहा था, जैसे आपकी जो इक्वेशन बनती है x² + a + b x + ab, तो इसका मतलब जो -a + b होता है ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, और जैसे अल्फा और बीटा मान लीजिए इसके रूट्स, और जो आपका a b होता है वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो सिमिलरली जब इन दोनों फैक्टर्स को, जैसे x है ना, x को 0 के बराबर पुट करेंगे, और आप जब दूसरे वाले फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे, आपके पास रूट्स आ जाएंगे। तो मैं इस वाली इक्वेशन में 0 के बराबर पुट करता हूँ। देखिए ये मेथड 2 है, तो x = 1 आ गया, और जो इस वाली इक्वेशन से x आया वो आया 8/3। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, तो 1 + 8/3 ये कितना आ गया, ये आपके पास 11/3 आ गया। लेकिन हमारे पास सम कितना है, हमारे पास सम है 5/3। यस कैसे हमारे पास सम है 5/3, तो यानी ये हमारा आंसर नहीं है। अब आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से रूट निकालिए, x की वैल्यू होगी -1 और x की वैल्यू होगी 8/3। तो इन दोनों रूट का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा -1 + 8/3। तो हमारे पास क्या आ गया सम 5/3। अच्छा, और आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसमें क्या सम आ रहा है, इसका सम निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, इसका सम होता है -b/a, -b/a। तो कैसे निकालेंगे -b/a, तो हो जाएगा -5/3 यानी 5/3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है।
समझ में आ गया। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं ए बी, तो यहाँ पे ए बी क्या है हमारा नहीं सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारा सी बाई ए, तो सी क्या है हमारा, सी है हमारा ये, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में एक बार हो जाइए, एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, कोई बात नहीं, बहुत आराम से समझेंगे सारी चीज़ों को, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना था, कौन सी इक्वेशन ली थी मैंने पहले मैंने ये वाली इक्वेशन मानी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, इस इक्वेशन का काम खत्म हो गया। दूसरी इक्वेशन भी आपने एक देखी होगी, उस पर डिस्कस करते हैं जरा। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने सुना होगा कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसमें जो सम ऑफ रूट्स हैं, मान लीजिए एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो उन दोनों का सम क्या होगा, वो दोनों का सम होगा माइनस बी बाई ए, ठीक बात है। और इन दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों रूट का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बी, यानी वो हो जाएगा आपके पास सी बाई ए। तो आपको यही चीज़ करनी है, क्या करना है आपको, माइनस बी बाई ए करके निकालना है कि सम ऑफ रूट्स क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है आपको सी बाई ए करके, और फिर यहाँ से इन दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल देनी है। तो x के अपने आप में रूट है, तो उन दोनों को ऐड करना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है कि क्या हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ रहा है, जो होना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि पहले तो हमारे दोनों सम ऑफ रूट्स है ना वो क्या है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा जो क्या आने चाहिए हमारे 5/3 आना चाहिए। तो मैं पहली इक्वेशन उठाता हूँ, x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू वो, और दूसरा जो रूट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी x ही मान लीजिए, अल्फा बीटा मान लीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू जस्ट अ सेकंड, तो जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू होगी हमारी 8/3। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा 11/8 आ गया। क्या 11/8 सम ऑफ रूट्स है, नहीं, हमारा जो सम ऑफ रूट्स है वो तो 5/3 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा x की वैल्यू कितनी है -1 और एक अल्फा की वैल्यू, और जो बीटा है दूसरा रूट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 8/3, इन दोनों का सम करते हैं। तो -1 प्लस 8/3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5/3। और हमारे हिसाब से भी सम ऑफ रूट क्या होता है, हमारे हिसाब से भी सम ऑफ रूट 5/3 है। चलिए ये तो हमने सम ऑफ रूट वेरीफाई किया, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार ये करके देखते हैं कि भैया प्रोडक्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि केवल सम ही सम आ रहा है ना, इतने पे नहीं कर सकते ना आंसर टिक, प्रोडक्ट और रूट भी तो बराबर आना चाहिए। तो चलिए उसको हम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है हमारे हिसाब से, जैसे हमारे जो रूट्स थे इस केस में वो कितने थे, अल्फा था हमारा -1 और जो हमारा बीटा था वो था 8/3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है -8/3। अच्छा यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट था सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है -8/3, दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते थे, ठीक बात है, समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ और क्या कर सकते थे, जो मैं कंपैरिजन आपको बता रहा था उसी कंपैरिजन को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी देख सकते थे कि आप इन इक्वेशन को ना सॉल्व भी कर लीजिए। जैसे जो आपका सेकंड ऑप्शन है ना, इसको सॉल्व भी कर लीजिए, तो आपके पास यही वाली इक्वेशन वापस आ जानी चाहिए। कैसे करेंगे, x+1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3x - 8 से, तो आपने x से 3x से x को मल्टीप्लाई किया तो 3x² आया, फिर x को -8 से मल्टीप्लाई किया -8x आया प्लस 3x आया और आपके पास -8 आया, पूरे को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x² -5x और -8, तो हमारे पास ये आंसर आ गया ये स्क्वायर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन से ये बात आ रही है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब आपको हर तरीके से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि आपको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, किस किस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, आपको 9 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। आपको पता है अच्छे से कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो सारे सम है ना, जो नंबर है आपका उसके सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 7 9 4 P 5 6 और 1, तो यानी 2 + 7 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 से ये 9 हट गया, 4 और 9 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 1 + 6 7 हो गया। तो अगर मुझे 2 और मिल जाता है ना तो ये 9 हो जाएगा सम, तो बस 2 ऐड कर दूंगा मैं। डिजिटल सम इसी तरीके से निकालते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम होता है कि आपको पूछा जाए अगर 9 से डिविजिबिलिटी के लिए नंबर की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो जितने भी उसके डिजिट्स है ना उनको ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपका ये है, जैसे आपके पास 3 4 9 है, आपको निकालना है कि ये जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको इसको जो है ऐड करते रहिए इसकी डिजिट्स को जब तक वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए, और फिर देखिए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 9 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, वो डिविजिबल हो जाता है 9 से।
तो देखिए 3 + 4 मैंने किया 7, 7 + 9 मैंने किया 16, अब 16 को भी कीजिए, 1 + 6 किया 7, तो 7 के 9 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, मैं एक और नंबर देता हूँ आपको, आप 597 इसको कीजिए, आप देखिए कि डिविजिबल है क्या 9 से। 5 + 9 क्या होता है 14, 14 + 7 क्या होता है 21, 21 में 2 + 1 क्या होता है 3, क्या ये 9 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में 2 7 9 4 P 5 6 1। अब आपको क्या करना है, 2 + 7 9 हो गया, हटा दीजिए, 0 हो गया। 9 जब हो जाता है ना डिजिटल सम तो उसको 0 भी बोल सकते हैं। ये 9 है, इसको भी हटा दीजिए, 0 हो गया। 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया, ये 0 हो गया। 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया। 7 में और कितना जोड़ दूं मैं कि 9 से डिविजिबल होने लग जाए, यानी 9 बन जाए, तो इसमें 2 जोड़ दो तो हमारा 9 बन जाएगा, तो यानी ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिविजिबिलिटी मेथड 9 का, डिजिटल सम जिसको बोलते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा किसी वीडियो में, अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो। जो भी आप मुझसे चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, या फिर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ को ज़्यादा फोकस करूँ, आपको किसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में डाउट है, जैसे मैंने मुझको डाउट उस पर मिला था कमेंट सेक्शन में कि एलसीएम को आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपका एलसीएम है। उसी तरीके से आप जो इसी तरीके के सजेशन देते रहिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ऑनेस्ट मेरे एफर्ट्स हैं, तो और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, और अच्छा लग रहा है तो क्या अच्छा लग रहा है, और अगर कुछ चीज़ कमी है तो किस चीज़ की कमी है। ठीक है, जब आप सपोर्ट करेंगे तब आप बताएंगे मुझको, तभी मैं समझ पाऊंगा कि किस डायरेक्शन में मुझको मूव करना है, और मुझको जो किस तरीके से क्वेश्चंस को और किस तरीके का जो कंटेंट है वो लेके आना है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।